नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज मन की बात के जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर से कई मुद्दों पर अपनी बात साझा की। किन विषयों पर प्रधानमंत्री ने रखी अपनी बात, खबर दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात गृह मंत्री के कर्नाटक दौरे की, दिखाएंगे खबर राहुल गांधी के मुद्दे पर बढ़ती सियासत। होगी बात इसरो के आज एक और बड़ी उपलब्धि की, बताएंगे इस बात को कि रेलवे के हिस्से में आज कौन सी एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने किया करारा हमला। कहा, सत्याग्रह के नाम पर अहंकार का दुराग्रह दिखा रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अनुराग सिंह ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। निजाम के रजाकारों के हाथों बेरहमी से मार दिए गए सैकड़ों बेगुनाहों भारतीयों की याद में गोराटा में बने स्मारक का किया उद्घाटन। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर किया करारा वार। भारत ने कनाडा के समक्ष दर्ज कराया कड़ा विरोध। बीते सप्ताह कनाडा में भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास के खिलाफ अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों द्वारा सुरक्षा में लगाई गई सेंध पर जताई चिंता। कनाडा ने उच्चायोग को किया तलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अंगदान को बढ़ावा देने का किया आह्वान। मन की बात कार्यक्रम ने मार्मिक कहानियों के जरिए श्रोताओं को अंगदान करने के लिए किया प्रेरित। कोरोना के बढ़ते मामले और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 मार्च को सभी राज्यों की बुलाई बैठक। देश भर के कई अस्पतालों में दवाओं, बिस्तरों, ऑक्सीजन उपलब्धता के मद्देनजर 10 और 11 अप्रैल को किया जाएगा मॉक ड्रिल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और उपलब्धि की हासिल। श्रीहरिकोटा से वनवेव इंडिया 2 मिशन का किया सफल प्रक्षेपण। एक साथ लॉन्च किए 36 सैटेलाइट। इसरो प्रमुख ने हर संभव सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निकहत जरीन ने जीता स्वर्ण। 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में वियतनाम की मुक्केबाज युएन थी ताम को 5-0 से दी शिकस्त। विश्व चैंपियनशिप में यह निकहत का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक। भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्विस ओपन सुपर सीरीज का पुरुष युगल खिताब जीता। आज खेले गए फाइनल में सात्विक और चिराग ने चीन के रेन शियांग यू और तैन कियांग की जोड़ी को 21-19, 24-22 से हराया। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता का आज फैसला। मुंबई के ब्रेवॉन स्टेडियम में होने वाले खिताबी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस से भिड़ंत। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रही है उसमें उसके अहंकार का दुराग्रह दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए
अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी स्वीकार्य है, लेकिन भारत और ओबीसी समाज के खिलाफ घृणा की बात स्वीकार नहीं हो सकती। जितने भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विषवमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उस पे राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है। भाजपा ने उस मामले में उन लोगों की चुप्पी को भी रताड़ा जो खुद को पिछड़ों का प्रतिनिधि बताते हैं। परिवार देखकर फैसला देने के कांग्रेस नेता के बयान पर भी भाजपा सांसद ने चुटकी ली है। प्रमोद तिवारी जी कहते हैं परिवार की पृष्ठभूमि देख के देना चाहिए। तो मैं विनम्रता के साथ स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप ही के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हुई थी चुनाव में धांधली के आरोप में। यह आपकी परंपरा है, पृष्ठभूमि है, और उन्होंने अपने को उसके बावजूद इंडिया इज इंदिरा कहा था। श्री राजीव गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो बोफोर्स में भ्रष्टाचार के आरोप में आए थे, और उन्होंने उसके बाद यह भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, यानी हजारों सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई किया था। आपकी माताजी के छत्र छाया में चल रही सरकार में महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे हे राम के राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो मान्यवर किस पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर रहे। उन्होंने राज्य के बीदर जिले के गोरता गांव में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। साथ ही उन्होंने रायचूर में अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रायचूर में चुनावी रैली को भी संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को कर्नाटक दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के बीदर जिले में स्थित गोराता गांव में 103 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया और एक शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वोटों की राजनीति के लिए और वोट बैंक को खुश करने के लिए 4% अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। शाह ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। शाह ने कहा कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने बोकालिग्गा और लिंगायत समुदाय की पुरानी मांग को पूरा करते हुए उन्हें आरक्षण दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक को खुश करने के लिए 4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन लगाया था, उसको हटाकर 2% बोकालिग्गा और 2% हमने वीर शैव और लिंगायत को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। एससी में भी एससी लैब के लिए 6%, एससी राइट के लिए 5.5%, एससी लंबानी भोवी कोरचा कोरमा के लिए 4.5% और अन्य समुदायों के लिए 1% कर वहां पर भी अन्याय को दूर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा सरकार ने कर्नाटक में कई मुद्दे सुलझाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ऊपरी भद्रा परियोजना, ऊपरी कृष्णा का दूसरा चरण और गंगा कल्याण जैसी योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत कर्नाटक में 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपए मिल रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी कुछ भी कह ले, हमने ढेर सारे मुद्दे सुलझाए हैं। ऊपरी भद्रा परियोजना हो, कालसा बंडूरी परियोजना हो,
ऊपरी कृष्णा का दूसरा चरण हो, एतिना हॉल पेयजल परियोजना हो, गंगा कल्याण योजना, छोटे और सीमांत किसानों के लिए 1115 करोड़ की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। पीएम किसान और के माध्यम से राज्य के 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और वोटों के लालच के चलते उन्होंने कभी भी देश के लिए बलिदान देने वाले और हैदराबाद की मुक्ति के लिए काम करने वाले लोगों को याद नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज भी तेलंगाना सरकार हैदराबाद की मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम करने से डरती है, लेकिन भाजपा इस दिन को हमेशा याद दिलाती रहेगी और भव्य कार्यक्रम करती रहेगी। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति रही, उसके कारण वोट बैंक की लालच में उन्होंने कभी भी आजादी के लिए, हैदराबाद मुक्ति के लिए जिन लोगों ने संग्राम किया उनको याद नहीं किया। तेलंगाना की सरकार आज भी हैदराबाद विमोचन दिन, हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने में संकोच कर रही है, मगर हमने मोदी जी के नेतृत्व में तय किया है कि हर हैदराबाद विमोचन दिन पर हम भव्य सरकारी कार्यक्रम मनाकर हैदराबाद मुक्ति का कार्यक्रम करेंगे। अमित शाह ने रविवार शाम को अनिवासी गुजराती समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित विधान सौदा परिसर में 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वरा और बेंगलुरु शहर के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का, जो कि खेल के मैदान से जुड़ी है और भारत के लिए एक बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। लवलीना ने अपने हिस्से में स्वर्ण पदक किया है, ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज को उन्होंने हराया है। आज के दिन का ये दूसरा स्वर्ण पदक है और भारतीय महिला मुक्केबाजों ने आज इतिहास रच दिया। इससे पहले निखत जरीन और अब लवलीना, इन दोनों के हिस्से आज स्वर्ण पदक आया विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, यानी कि विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी अपने अपने मुकाबलों में, अपने अपने भार वर्ग के मुकाबलों में। और लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज को हराया है। इससे पहले हमने देखा था कि निखत जरीन ने अपना मुकाबला जीता था और अब लवलीना ने आज के ये 2 गोल्ड मेडल और कल के 2 गोल्ड मेडल। हमारी सहयोगी सुचित्रा हमारे साथ में जुड़ गई इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। सुचित्रा, जैसी उम्मीद थी वैसा ही एक और गोल्ड मेडल हमारे हिस्से आया, आज के 2 कल के 2। जी बिल्कुल आर्येंद्र, 4 में से 4 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया भारतीय दल ने। 4 मुक्केबाज हमारी फाइनल में पहुंची थी और चारों ही मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। एक बेहतरीन उपलब्धि भारत के लिए और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ये जो प्रदर्शन है भारतीय महिला मुक्केबाजों का, लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हम देखें कि चारों ही मुक्केबाजों को अपने अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कड़े मुकाबलों का सामना करना पड़ा। एक मजबूत प्रतिद्वंदी था। लवलीना की भी अगर हम बात करें, उनके सामने जो ऑस्ट्रेलिया की पार्कर थी, वो कॉमनवेल्थ खेलों की एक कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं, एक कॉमनवेल्थ गेम्स में वो सिल्वर जीत चुकी हैं, तो एक अकम्प्लिश्ड बॉक्सर उनके सामने थी। लेकिन जैसा कि हमने कल भी देखा था कि जब पहली मुक्केबाज स्वर्ण पदक जीत लेती है तो दूसरी मुक्केबाज का जोश अपने आप बढ़ जाता है। आज भी निखत ने जिस अंदाज में जीत दर्ज की, जाहिर तौर पर उसके बाद लवलीना का जो आत्मविश्वास है, जो मनोबल है, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। हम कहें कि एक तरह का स्प्रिंग था उनके स्टेप्स में जब वो आज रिंग पर उतरी। पहले जो 2 राउंड रहे उसमें थोड़ा सा वो संघर्ष करती हुई नजर आई, लेकिन तीसरे राउंड में शानदार अंदाज में वापसी की लवलीना ने, पूरी तरह से भारी पड़ी अपनी प्रतिद्वंदी पर और भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता आज। आर्यन, सुचित्रा, निखत की बात करें तो 5-0 स्कोर रहा था और लवलीना का क्या स्कोर रहा और किस तरीके से इस मैच में भारत के हिस्से में, एक तरीके से लवलीना के हिस्से में वो टर्निंग पॉइंट का था जब लग रहा था कि अब तो गोल्ड मेडल पक्का हो ही गया?
जी, निखत की अगर बात करें तो निखत ने जो अपना बाउट जीता था वो सर्वसम्मति से पांचों जो जजेस थे उन्होंने उन्हीं के पक्ष में फैसला दिया था। जो निखत ने अपना मैच जीता था वो उन्होंने 5-0 से जीता था, यानी कि तीनों राउंड में वो अपने विपक्षी पर पूरी तरह से भारी पड़ती हुई नजर आई थी। वहीं जो लवलीना का बाउट रहा ये स्प्लिट डिसीजन में उनके पक्ष में फैसला आया। इन्होंने जो अपना बाउट जीता है वो 5-2 से जीता। पहले के जो 2 राउंड थे उसमें काफी नजदीकी मुकाबला था। निखत के मैच की अगर हम बात करें तो जब डिसीजन जब दिए जाने वाला था तो लगता है निखत तो पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी ही। उनकी जो विरोधी थी कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उनकी विरोधी को पता है कि वो ये मुकाबला हार चुकी हैं, और वहां का जो क्राउड था उसमें जिस तरह का जोश था वो लग रहा था कि बहुत ही क्लियर है कि निखत इस मैच की विजेता है। लवलीना के मैच की अगर बात करें तो जो पहले 2 राउंड थे वो काफी नजदीकी थे। पहले 2 राउंड में जो ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज थी पार्कर, उन्होंने भी बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था। लवलीना थोड़ा सा संघर्ष करते हुए नजर आई थी। तीसरे राउंड में हालांकि शानदार वापसी की लवलीना ने। तो लवलीना के मुकाबले की अगर बात करें यहाँ पर मुकाबला ज्यादा कड़ा था। जीत की उम्मीद हर मुक्केबाज जब भी उतरता है मैदान पर ये उम्मीद करते ही हैं कि शायद जजेस आपके पक्ष में फैसला दें, शायद आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो आपने प्लान करके गए थे, आपने उन पर काम किया, आपके पक्ष में फैसला आए। तो मुझे लगता है निखत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी अपनी जीत को लेकर, क्राउड भी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। लवलीना ने भी शानदार खेल दिखाया। वो जो तीसरे राउंड में लवलीना ने वापसी की है उसी के बल पर लवलीना आज का मैच जीतने में कामयाब रही। लेकिन भारतीय खेमे के लिए बहुत अच्छी खबर, 4 में से 4 स्वर्ण पदक भारत के लिए। सुचित्रा, ये 4 स्वर्ण पदक भारतीय महिला मुक्केबाजों के लिए, भारतीय बॉक्सिंग के लिहाज से और ओवरऑल अगर खेल के लिहाज से देखा जाए कितना एक अहम पड़ाव, क्योंकि पूरे खेल फ्रेटर्निटी को एक तरीके से बूस्टअप मिलता है, उत्साह बढ़ता है, जिसने आपने जिक्र किया ना कि कल के 2 गोल्ड मेडल ने आज का भी एक मोमेंटम तय किया। जी बिल्कुल आर्येंद्र, भारत की मेज़बानी में आयोजित हो रही है प्रतियोगिता। आप मेज़बान हैं, जब आप मेज़बान होते हैं क्राउड सपोर्ट आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो दर्शक जब आते हैं बॉक्सिंग के मुकाबले देखने के लिए, वहाँ पर अगर आपके देश की मुक्केबाज आपको फाइनल्स में नज़र आए, आपके देश की मुक्केबाज आपको जीतते हुए नज़र आए, तो वो जो चैंपियनशिप है, वो जो प्रतियोगिता है, एक दर्शक के लिए ज़रूर यादगार बन जाती है। आज उस रिंग में ज़रूर छोटी बच्चियाँ भी पहुँची होंगी ये मैच देखने के लिए। जिस तरह से मैरी कॉम इन सब मुक्केबाजों के लिए एक आदर्श बनकर उभरी। मैरी कॉम ने जब स्वर्ण पदक जीते थे तब देश में इतनी ज़्यादा महिला मुक्केबाज नहीं थी, लेकिन मैरी कॉम ने एक रास्ता दिखाया कि किस तरह से आप मुक्केबाजी में भी नाम कमा सकते हैं। महिलाओं के लिए जो मुक्केबाजी है वो भी एक बेहतरीन विकल्प है। तो मैरी कॉम के बाद से जो नई खेप निकलकर सामने आई है भारतीय महिला मुक्केबाजों की, इन्होंने दिखाया है कि मैरी कॉम के बाद भी भारत के पास बहुत सारी विश्व स्तरीय मुक्केबाज हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। विश्व चैंपियनशिप का पदक बेहद मायने रखता है, ओलंपिक के पदक बेहद मायने रखते हैं। और जिस तरह से एक सतत प्रयास चल रहा है, हम कहें कि जिस तरह से इस सरकार की तरफ से खेलों को जिस तरह का समर्थन मिला है, खिलाड़ियों को जिस तरह का समर्थन मिला है, बड़ी चैंपियनशिप का आयोजन बेहद मायने रखता है, बड़ी चैंपियनशिप के पदक बेहद मायने रखते हैं। तो आपने विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब आपके घर में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उस प्रतियोगिता में आपने उस प्रतियोगिता के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, आपने 4 स्वर्ण पदक जीते, तो ये हम कहें कि सोने पर सुहागे की तरह हो जाता है। तो इस पूरे आयोजन में 4 चांद लगाए हैं भारत की इन महिला मुक्केबाजों ने। ये जो प्रदर्शन है लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारतीय महिला मुक्केबाजी में एक नए अध्याय की हम शुरुआत कह सकते हैं। अब आने वाले किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में जब भारतीय महिला मुक्केबाज उतरेंगी तो उनसे पदकों की उम्मीद और बढ़ जाएगी। हो सकता है कि अगली बार जब पेरिस ओलंपिक हो तो एक नहीं बल्कि मल्टीपल मेडल्स जो हैं वो विमेन बॉक्सिंग से निकल कर आए भारत के लिए। सुचित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देश के सुदूर इलाकों से टैलेंट को मौका देने के लिहाज से बहुत कुछ किया जा रहा है और शायद उसी का नतीजा है कि जहां एक बहुत टैलेंट भी है, साथ ही साथ मौके देने के लिए एक माध्यम भी दिया जा रहा है, मंच भी दिया जा रहा है, शायद तब ये नतीजे हमको देखने को मिल रहे हैं जो तिरंगे का मान बढ़ाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने मैरी कॉम का जिक्र किया, वहां से एक नई खेप निकली और इस खेप से जो एक उत्साह बढ़ेगा उससे न जाने और कितने पदक हम आने वाले भविष्य में देखेंगे।
जी बिल्कुल, पदक जरूर बढ़ेंगे। और मैं बात कर रही थी कि आज जिस तरह से WPL का फाइनल भी है, तो महिला मुक्केबाजी की बात करें, इस एडिशन में जो इनामी राशि है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो मुक्केबाजों को एक पदक से ज़रूर आपका मनोबल बढ़ता है, आपको प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन इनामी राशि किसी भी खिलाड़ी के लिए वो भी ज़रूर मायने रखती है। तो इनामी राशि का बढ़ना एक प्रतियोगिता के कद को अपने आप में बढ़ा देता है। WPL का भी आज जब फाइनल हो रहा है, महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण है, तो मुक्केबाजी में हम कहें कि क्रिकेट में जिस तरह की एक क्रांति IPL से आई थी, WPL से अब महिला क्रिकेटर्स के लिए भी उसी तरह की क्रांति हमें देखने को मिलेगी। पूरे देश से कई जो घरेलू क्रिकेटर्स हैं, जो शायद कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टीम में अपनी जगह नहीं ज़रूर बना पाई, लेकिन उनके नाम को एक नई पहचान मिलेगी। तो आज का जो दिन है, हम कहें कि खासतौर से महिलाओं के लिए, विमेन स्पोर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक दिन ज़रूर है, क्योंकि याद रखा जाएगा ये दिन जब 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाए थे। और WPL का संस्करण भी, पहला संस्करण, जिस तरह से ये कामयाब रहा है, जिस तरह से क्रिकेट में हमने देखा कि लड़कों का जो क्रिकेट है उसमें IPL एक नई क्रांति लेकर आया। उनकी जो मैच फी है काफ़ी बढ़ चुकी है, उन्हें जो स्पॉन्सर्स मिल चुके हैं। अब महिलाओं के क्रिकेट में भी कुछ उसी तरह की क्रांति की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों के लिए भी खेलों को एक पेशे के तौर पर चुनने के उतने ही विकल्प होने बेहद ज़रूरी हैं। तो ये उम्मीद करेंगे कि आज का जो दिन है, बॉक्सिंग के खेल में, क्रिकेट में, बाकी किसी भी खेल में, जो पेरेंट्स हैं अपने लड़कों को ही नहीं, अपनी लड़कियों को भी ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि आपको विश्व स्तर पर ख्याति मिलती है और इनामी राशि बढ़ रही है। हर पेरेंट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी अपने बच्चे को सिक्योर देखना चाहता है, तो ज़रूर एक अच्छी इनामी राशि भी उन्हें मिल रही है, विश्व स्तर पर ख्याति भी मिल रही है और देश का आप नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो एक बेहद ऐतिहासिक, एक बेहद शानदार दिन हम कहेंगे विमेन स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला शक्ति या देश की बेटियों ने मान सम्मान बढ़ाया तिरंगे का, और नवरात्रि का एक पर्व भी चल रहा है, तो ऐसे में उस चीज को भी उसके साथ जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन 4 अलग अलग भार वर्ग में विश्व चैंपियन भारत की बेटियां होना, ये तमगा अपने आप में कितना बड़ा है और इस तमगे के मायने क्या, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप में जीतना ये कोई छोटा मोटा मंच नहीं था, टूर्नामेंट नहीं था, विश्व चैंपियनशिप में जीतना, उसके क्या मायने? जी बिल्कुल, एक हम कहें कि लंबी एक प्रक्रिया होती है, किस जगह से खिलाड़ी निकल कर आए हैं। बॉक्सिंग कोई हम कहें कि ऐसा खेल नहीं है जो कि एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस हो जाता हो किसी भी बच्ची के लिए। खासतौर से लड़कियों ने जब इन्होंने बॉक्सिंग खेलना शुरू किया होगा, निखत जरीन की जो कहानी है वो हम सबको पता ही है कि परिवार का उन्हें ज़रूर समर्थन मिला। तेलंगाना से वो आती हैं, परिवार का उन्हें समर्थन मिला, लेकिन उनके बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे पड़ोसी उनके बॉक्सिंग को चुनने के काफ़ी खिलाफ थे। एक तरह का विरोध ज़रूर उन्हें फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस सभी तरह के विरोध को दरकिनार किया। तो एक संघर्ष की लंबी गाथा इस हर मुक्केबाज के पीछे छिपी होगी, लेकिन ये जो एक जीत है, ये जो विश्व चैंपियनशिप का एक पदक है, ये दिखाता है कि जो वो उनका संघर्ष था वो जाया नहीं गया। बिल्कुल, वो जो संघर्ष की कहानी है सुचिता, निश्चित तौर से हर एक जीत के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष है। हम आज जीत देखते हैं, लेकिन उस संघर्ष को भी हमें सलाम करने की जरूरत है, क्योंकि निश्चित तौर से वो संघर्ष ही है जो आज इस मुकाम तक पहुंचा। बहुत शुक्रिया सुचिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर से भारत के लिए, भारत के तिरंगे के लिए एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिलाओं की, उसमें भारत के हिस्से में कल से लेकर आज तक 4 स्वर्ण पदक आए हैं। देश की बेटियों ने ये जीते हैं। निश्चित तौर से एक बड़ा मौका, बड़ा तमगा। आगे बढ़ते कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भोपाल में भव्य प्रदेश मुख्यालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी किया और कहा कि कांग्रेस नेता अहंकार में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनके नेता अति पिछड़ों को जाति सूचक गाली देते हैं और फिर माफी भी नहीं मांगते। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचने पर नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों और प्रदेश नेतृत्व ने नड्डा का स्वागत किया। JP नड्डा ने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार और शिवराज सरकार की योजनाएं और उपलब्धियों को गिनाया। नड्डा ने कहा कि आज की स्थिति में 290 दफ्तर बन चुके हैं, 115 बन रहे हैं, 123 कार्यालयों के लिए जमीन ले ली गई है।
नड्डा ने कहा कि भोपाल में बन रहा कार्यालय मोस्ट मॉडर्न कार्यालय होगा। भाजपा का ऑफिस नहीं कार्यालय है, ये संस्कार केंद्र है, यहाँ कार्यकर्ता संस्कार लेता है। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं, ये कार्यालय है, ये संस्कार केंद्र, यहाँ कार्यकर्ता आकर के संस्कार लेता है। हमारे नेताओं की बातचीत फॉर्मल और इनफॉर्मल से वो सीखता है। हमारे वरिष्ठ नेताओं की जीवन गाथा वो लाइब्रेरी में पढ़ता है और किस तरीके से संवाद को आगे बढ़ाया जाता है, इसकी कला से लेकर अपने जीवन को खपा कर विचार के लिए लगा देना, इसका भी वो संस्कार लेकर के जाता है, उसको हम कार्यालय बोलते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हम कार्यकर्ता सम्मेलन भी करते हैं तो वो जनसभा बन जाती है। नड्डा ने कहा कि ये हमारी ताकत है। अब तो विरोधी भी हमसे टकराने में असमर्थ महसूस करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। 36 विधानसभा में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करते हैं तो वो सम्मेलन जनसभा में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारी ये हमारी ताकत, ये हमारी परिस्थिति। इससे जहां हमको आत्मसंतोष करना चाहिए, वहीं उन कार्यकर्ताओं को भी आज के दिन याद करना चाहिए जिन्होंने 4 पीढ़ियां खपा दी और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह पर भी जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि आज कांग्रेस के लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन सत्याग्रह महात्मा गांधी ने भारत के सम्मान, अस्मिता और भारत में भारतीयता के राज के लिए किया था। नड्डा ने सवालिया अंदाज में कहा कि आज कांग्रेस किस बात का सत्याग्रह कर रही है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता जाति सूचक गाली देते हैं और जब कोर्ट कहता है कि माफी मांगो तो अहंकार में माफी नहीं मांगते। क्या है आपका अहंकार? लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो, अति पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, कहते हो कि चोर है। कोर्ट कहता है आपको, न्यायालय कहता है माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप माफी मांगने से इनकार करते हैं। आपकी सदस्यता चली जाती है, आपको सजा हो जाती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में प्रबुद्धजनों को भी संबोधित किया, साथ ही प्रदेश की कोर कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि इस बार चुनाव में 200 सीटों के लक्ष्य को पार करना है। उन्होंने दावा किया कि इस बार 51% से ज्यादा वोट से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे के दौरान कांग्रेस नेता मोना सुस्तानी ने भाजपा का दामन थाम लिया। यही नहीं, भाजपा से निष्कासित प्रीतम लोधी की भी पार्टी में वापसी हुई। वहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता उषा चौधरी ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर रेलवे से जुड़ी हुई। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे पुल भारत में बन रहा है। चिनाब नदी पर बन रहे इस पुल पर आज रेलवे के परिचालन के लिए ट्रायल का बड़ा दिन था और खुद रेल मंत्री इसका परीक्षण करने पहुंचे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत बन रहे इस पुल सहित अन्य काम जल्द ही पूरा होने वाले हैं, जिसके बाद देश के अन्य हिस्सों से जम्मू कश्मीर का जोड़ने का एक बड़ा काम, लंबे समय से अटका हुआ बड़ा काम पूरा हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत चिनाब दरिया पर बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने पुल पर बिछाई गई पटरी पर ट्रॉली ट्रायल रन का भी रियासी में सफल परीक्षण किया। रेल मंत्री ने चिनाब ब्रिज पर भूमि पूजन भी किया। उन्होंने इस पुल को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया। उन्होंने कहा कि रेल के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने में पुल अहम भूमिका अदा करेगा। अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना में नई जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। रेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने इस परियोजना के लिए अभूतपूर्व बजट उपलब्ध कराया है। उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला, ये प्रोजेक्ट रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के और देश के हर निवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के बाद में आपने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को इतनी बड़ी गति दी। 2014 से पहले इस महत्वपूर्ण नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मात्र 700-800 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इसका एलोकेशन डबल किया, फिर और बढ़ाया, फिर 4000 करोड़ के आसपास किया और इस साल इस प्रोजेक्ट के लिए बजट है 6000 करोड़। पुल के निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री ने अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। पुल की ऊंचाई दरिया चिनाब से कुल 359 मीटर है, जो कि एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा है। पुल की कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर है, जिस पर से ट्रेन गुजरेगी। अधिकारियों के मुताबिक पुल का निर्माण सभी प्रकार की भौगोलिक और तकनीकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस पर चलने वाली तेज हवाएं भी असर नहीं करेगी। वहीं अत्यधिक तापमान और भूकंप से भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। कटरा से जम्मू से श्रीनगर की जो रेलवे लाइन बन रही है उसकी एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है। ये फुली स्टील वाला ब्रिज है और इसकी जो आर्च, इसको आर्च ब्रिज बोलते हैं। और ऊपर जो डेक है इट इज़ कम्प्लीटली कंटिन्यूसली वेल्डेड डेक है और इसमें कर्वेचर भी है विच नॉर्मली ब्रिजेस में नहीं होता है। तो ये 2-3 ऐसी खास स्पेशलिटी है इस ब्रिज की और इसको बनाने में बहुत डिज़ाइनर्स को भी बहुत काम करना पड़ा था। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कुल 272 किलोमीटर है। कटरा से बनिहाल की दूरी 111 किलोमीटर है। पुल को बनाने का काम साल 2004 में शुरू हुआ था। उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रोड रेल प्रोजेक्ट है इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट करार दिया गया था। हालांकि इस पर काफ़ी समय से काम चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आई है और उसका कारण ये है कि मोदी सरकार के आने के बाद हर साल इस बजट में वृद्धि होती थी। जो प्रधानमंत्री ने टारगेट रखा था इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, मंत्री महोदय ने भी कहा है कि इस वर्ष के अंत तक ये जो प्रोजेक्ट है ये तैयार होकर जाएगा। लोगों को जो एक सपना लग रहा था वो साकार होने जा रहा है इस वर्ष के अंत तक। चिनाब ब्रिज से मैं दूरदर्शन समाचार के लिए रमेश कुमार रैना। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल आपके सामने, क्योंकि अब वो बन के तैयार हो गया। बहुत जल्दी रेलवे की शुरुआत होने जा रही। क्या कुछ खासियत है, जल्दी से संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है ये पूरा टोटल पुल की अगर बात की जाए, जिन दो हिस्सों को ये जोड़ता है। चिनाब नदी के ऊपर ये बना हुआ है और अपने आप में ये भौगोलिक रूप से बेहद विषम परिस्थितियों वाली स्थिति थी, वहां पर इसको बनाया गया। इसकी कुल लंबाई अगर बात की जाए चिनाब दरिया से लेकर ऊपर तक अगर बात की जाए तो 359 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगर इस ऊंचाई को हम एक तुलनात्मक तरीके से समझें तो एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, उससे भी 35 मीटर ज्यादा, यानी कुल 359 मीटर की इसकी चिनाब दरिया से लेकर ऊपर तक की ऊंचाई है, जो पूरा आर्क बनता है वहां तक। यानी ये अपने आप में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल होने का अपने आप में तमगा रखता है। महत्वपूर्ण चीज इसका अगर देखा जाए, जिसका हमने जिक्र किया, आर्क का विस्तार यहां से लेकर शुरू होता है। जो ये आर्क, ये पूरा 485 मीटर के आसपास है और ये पूरा आर्क अपने आप में इसको सबसे बड़ा रेल पुल बनाता है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नायाब तरीका है, नायाब उदाहरण है किस तरीके से इसको बनाया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुल इसमें 17 इसमें खंबे हैं और सबसे ऊंचे खंबे की ऊंचाई भी 133 मीटर के आसपास है। और ये अपने आप में एक बेहतर एक मार्वल अपने आप में एक पीस कहा जाता है कि किस तरीके से ये चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज बनाया गया है और ये लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर परिचालन का परीक्षण भी चल रहा है। बहुत जल्द वो समय आएगा जब इस पर रेल भी चलती शुरू होती नजर आई। कुछ और इसके बारे में खासियत देख लेते हैं। अगली स्लाइड का हम रुख करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं आपको कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जिसका जिक्र कहकल को जोड़ता है ये पुल और उधमपुर में ये एक तरीके से स्थित है। तो ये अपने आप में दो अलग अलग इलाके, क्योंकि नदी की वजह से ये दोनों कटे हुए थे, बट उनको जोड़ने का काम करता है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं भी चले, उस पर भी इसका परीक्षण किया गया है, क्योंकि पहाड़ के ऊंचाई वाले हिस्सों के पास में हवाएं तेज होती है अक्सर। इस लिहाज से इसको 260 किलोमीटर की परीक्षण स्थिति की गई है, जब अगर उतनी भी तेज हवाएं चलती हैं। कंक्रीट स्टील के मेटल से बना हुआ है और ब्लास्ट प्रूफ है। अगर ब्लास्ट भी होगा इसके उस पे तो वो उससे प्रूफ है। और डीआरडीओ ने इसमें एक तरीके से मदद की थी कि कैसे इसका मेटल ब्लास्ट प्रूफ बनाया जाए ताकि ये मजबूती लगातार बनी रहे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, रिक्टर स्केल 8 का भी तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो भी उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्मिक जोन 5 में ये पूरा इलाका आता है। यानी इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसके मेटल को तैयार किया गया है कि ये अगर 8
तीव्रता का भूकंप भी आता है तो भी उसको नुकसान नहीं होगा। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात। और 120 साल तक काम कर सकता है ये रेलवे पुल, इस लिहाज से इसको बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 100 साल से ज्यादा का बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आज जो चीज तैयार कर रहे हैं कम से कम 100 साल तक चले, और ये 120 साल के लिए तैयार किया गया है। इसकी जो एक संभावित इसके ऊपर जो रफ्तार रहेगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। इस पर ये ट्रेन दौड़ सकती है। ये मैक्सिमम लिमिट के लिहाज से 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, यानी सोचिए कितना इस्पात इसमें लगा है। स्टील जो है 28,660 मीट्रिक टन इसमें इस्तेमाल हुआ। पुल पर 20 साल तक पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो इसको तैयार किया जा रहा है उसके बाद में हवा, पानी या किसी भी प्रकार का मौसम रहे, 20 साल तक इसको दोबारा रंग रोगन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना स्थायी मटेरियल के साथ में इसको बनाया जा रहा है। अगर एक खंभा इसका कम भी कर दिया जाए, एक संभावित बात की जा रही, तब भी इसके ऊपर से ट्रेन गुजर सकती है और उसकी भी स्पीड कम से कम 30 किलोमीटर रखी जा सकती है। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया, आगे बनाया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। ये अपने आप में बताता है कि इस तेज गति से काम चल रहा है। हालांकि एक बहुत लंबे समय पहले इसकी बात हुई थी, लेकिन 2014 के बाद से बहुत तेज गति से इसमें काम हुआ, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी ने अपनी रिपोर्ट में भी किया था। इस रेलवे लाइन के चालू होने से कश्मीर की अर्थव्यवस्था में आएगा एक बड़ा बदलाव, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उस पूरे इलाके को भारत के शेष हिस्सों से जोड़ देगा। ये अपने आप में बड़ी चीज है, तो इसका जिक्र हम कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे के लिहाज से भी, कि रेलवे में भी कुछ कई अपने आप में बीते कुछ वर्षों में बड़े बदलाव आए हैं। ये वंदे भारत ट्रेन, इसको बुलेट ट्रेन भी कहा जा सकता है एक तरीके से, क्योंकि 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। वो दिखाती है कि बदलते रेलवे के मायने क्या है, क्या बड़े बदलाव हुए बीते कुछ सालों में। 70 साल में हमने जिक्र किया तो लगभग 20,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था, लेकिन 2014 से लेकर 32,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है। उसकी दूसरा पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में रेलवे का विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया, यानी कि टोटल लाइनें इलेक्ट्रीफाइड हो गई हैं। यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देश में बड़ी लाइन के विद्युतीकरण का लगभग 90% या उससे कुछ ज्यादा काम पूरा हो चुका है। यह अपने आप में बहुत तेज गति से काम चल रहा है। इसके बहुत फायदे होते हैं। विद्युतीकरण से ढुलाई की लागत में करीब करीब 2.5 गुना की कमी आती है, यानी कि जो माल ढुलाई का जो पैसा लगता है उसमें लगभग 2.5 गुना की कमी आती है। 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे बहुत तेज गति से काम चल रहा है। ये कौन से 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका जिक्र करते हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो लगभग 1850 किलोमीटर का है। दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो लगभग 1500 किलोमीटर का, यानी कि इतने लंबे माल ढुलाई के लिए पूरे फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और दोनों कॉरिडोर की लिहाज से अगर बात की जाए तो लगभग 1724 किलोमीटर का इन दोनों उस पे काम हो चुका है, जहां पे एक तरीके से परिचालन की स्थिति भी आ गई है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालगाड़ी की जो एक औसत स्पीड हुआ करती थी हिंदुस्तान में वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी, लेकिन अब इस प्रकार के जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसकी वजह से ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी, आगे बढ़ाया जा सके। वंदे भारत ट्रेन से रेलवे के नए युग की एक तरीके से शुरुआत हुई है। आप ये देख सकते हैं, इसकी एक फोटो बताती है कि कैसे एक न्यू जनरेशन ट्रेन हमारे हिंदुस्तान में बन रही है। भारत खुद बना रहा है ये वंदे भारत ट्रेन और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकने में सक्षम है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसको कहा जाता है। ये अपने आप में देश की खासियत है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ भी जल्द ही शुरू होने वाली है। तेज गति से काम चल रहा है, यानी कि जो रैपिड रेल का दौर है वो भी हिंदुस्तान में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन चलने की बात है उसमें भी लगभग 150 से ज्यादा किलोमीटर का जो हिस्सा है उसका काम पूरा हो चुका है। और ये अपने आप में दिखाता है कैसे त्वरित गति से, तेज गति से काम हो रहा है। देश में रेलवे 2030 से पहले नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने की ओर अग्रसर है, यानी कि रेलवे के किसी भी प्रकार के जो परिचालन होगा उससे कोई कार्बन नहीं निकलेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रीफाइड करते हैं तो उससे कार्बन नहीं निकलता। डीजल इंजन को पूरी तरीके से रिप्लेस किया जा रहा है। माल ढुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि फायदा भी बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं रेलवे की अगर आय में पिछले साल की तुलना में बात की जाए तो 16% की बढ़ोतरी हुई है, यानी रेलवे जो काम कर रहा है उसका मुनाफा भी उसको दिखाई पड़ रहा है। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, साथ ही साथ पर्यटन के लिहाज से भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तमाम जो सर्किट्स बनाए गए हैं टूरिज्म को ध्यान रखते हुए उस पर स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जा रही है, और जो कि देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों को रेलवे से जोड़ने की बड़ी परियोजना है, यानी कि सभी राज्यों की जो राजधानियां हैं उसको रेलवे की लाइन से जोड़ा जाएगा। लगभग ये काम काफी हद तक पूरा हो गया है। थोड़ा बहुत काम जो बचा है उसको भी बहुत जल्द पूरा करने की बात की जा रही है।
एक और बड़ा चेंज जो कि आने वाले वक्त में दिखेगा कि भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पर भी तेज गति से काम हो रहा है और यह भी हमको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जब देश में इस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी, हम इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ लद्दाख तक भी रेल लाइन को ले जाने को लेकर सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसके जो जमीनी काम है उसकी एक तैयारी देखने को मिल रही है। रणनीतिक तौर पर भी यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ट्रेन के माध्यम से हम लद्दाख तक पहुंचे और यह भारत की बढ़ती सामरिक क्षमताओं को भी दिखाएगा, रेलवे की बढ़ती क्षमताओं को भी दिखाता है और नए भारत की एक नई रेलवे के एक तरीके से साफ दर्शन भी यहां पर होते हैं। तो रेलवे किस तरीके से काम कर रहा है और आज जिस चिनाब नदी के पुल का हमने जिक्र किया, किस तरीके से एक नए परिवर्तन की कहानी लिखेगा, इस पर हम चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमान से। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पूरी करी है, पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, आजादी की भोर से हम बंधे वचन की डोर से। भारत के जन का धन संभाले है लगा के मन, हमने लिया था सेवा का प्रण, आज करें पुनः समर्पण। हम अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। देश सेवा की कसम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे भारतीय रेलवे के बदलते स्वरूप, तस्वीर और नए भारत की रेल का। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विजय कुमार दत्त जी, जो कि फॉर्मर एडिशनल मेंबर रहे हैं रेलवे बोर्ड के। सर, बहुत स्वागत है, शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। पहला सवाल यही, क्योंकि आज हमने जिस तस्वीरों को देखा है जम्मू कश्मीर से चिनाब नदी के ऊपर जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो हिंदुस्तान बना रहा है, ये अपने आप में कितना बड़ा इंजीनियरिंग का उदाहरण के तरीके से और हमारी बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है। जी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ा कीर्तिमान है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज तो है ही है, जिन परिस्थितियों में बनाया गया। हम सब जानते हैं हिमालय सबसे नया माउंटेन है। ये तो एक जमाने में समुद्र था, जब एंटार्क्टिका की प्लेट आके एशिया की प्लेट से टकराई तो समुद्र पर्वत में। अब समस्या ये है कि आल्प्स की तरह पत्थर नहीं है, इसमें सैंड है, इसमें लैंडस्लाइड होता है और बहुत से, और डिजाइनर के लिए चैलेंज ये है कि कितना लैंडस्लाइड होगा, कैसे डिजाइन करें, बहुत बड़ा चैलेंज। इतने बड़े चैलेंजेस को पार करके एक ऐसी परिकल्पना करके आर्च ब्रिज पे आप देखिए, जो उसके फाउंडेशन है वो रिवर बेड से 150 मीटर ऊंचे। परिकल्पना में, डिजाइन में, एक्सक्यूशन में ये कीर्तिमान है जो कि याद किया जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि दो प्लेट टकराती हैं, भूकंप से सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर है।
तो भूकंप निरोधी बनाना, और जब उतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो विंड स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो 260 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड से डिजाइन करना और उसको सक्सेसफुल करना, ये विश्व में किसी भी इंजीनियर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं अपने साथियों को जिन्होंने किया बहुत बहुत बधाई। जी विजय जी, महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि ये इस परियोजना को लेकर बहुत पहले सोचा गया, कुछ काम भी शुरू हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से 2014 के बाद से लगातार इस परियोजना को पूरा करने को लेकर एक दृढ़ शक्ति दिखाई पड़ रही है, एक इच्छा शक्ति दिखाई पड़ रही है, और शायद उसी का नतीजा है कि बहुत जल्द ये परियोजना पूरी भी होने जा रही है। बिल्कुल सही कहते हैं। ये परियोजना तो इतने थे, देखिए 1987 में इसकी घोषणा हुई थी, उसके बाद कभी रुकी, कभी हुई, कभी इस पे विचार हुए, लेकिन 2014 के बाद से जो तेजी आई है, एक ये ब्रिज है, इसके पहले बनिहाल टनल बनी है, तो कनेक्टिविटी बन गई है। और देखिए एक जो बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है कश्मीर में, जब हम जाते थे निरीक्षण के लिए, लोगों से जनमानस से बात करते थे, एक शिकारा चला रहे थे सज्जन, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ इतनी फ्लाइट आ रही है, इतने रोड आ रहे, उनका साहब जिस दिन हमारे यहाँ रेल आएगी हजारों टूरिस्ट हमारे यहाँ आएगा और हमारे दिन तो उसी दिन बदलेंगे। तो ये जो जनमानस की आकांक्षा है, बहुत बड़ी आकांक्षा है। आप बारामूला में बैठिए, आप देखिए क्या होता है कि जब बर्फ पड़ती है आवागमन बंद हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए सामान इकट्ठा करना होता है कि जब कुछ आएगा ही नहीं। ऐसे में एक यातायात का साधन जो कि टोटली 24 घंटे और वर्ष भर चलता रहेगा, एक बहुत बड़ी देन है। और एक हमारा जो विश्व का सर्वोत्तम जगह है वो कनेक्ट हो जाएगी, वहां के लोगों के जो उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे, और ये उन्नति के मार्ग कई तरह से खुलेंगे, स्ट्रेटेजिक तो है ही है। इसके अलावा टूरिस्ट की मैंने बात की, इंडस्ट्री और जो प्रोड्यूस है, एप्पल है, कई बार प्रोड्यूस नहीं जा पाता मेनलैंड भारत और जगह पे, भारत के हिस्सों में नहीं जा पाता, लेकिन अब इससे कभी भी कितना भी हिमपात हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आवागमन चलता रहेगा, जो कि वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कश्मीर में जब सब 0 टेम्परेचर होता है, आदमी की हालत बहुत खराब, तो उसमें जब कहते जब आप ट्रेन में आ गए तो ट्रेन तो हीटेड है, तो हीटेड ट्रेन है, और जहां पे आप 4 घंटे लगते हैं पहुंचने में एक जगह से, ट्रेन आपको आज को 45 मिनट में, 40 मिनट में पहुंचा देती। तो जो आदमी, और बहुत ही सस्ता किराया है, रोड से सस्ता किराया है, तो जो ये सुविधा प्रदान कर रही है वो तो अकल्पनीय है। और इसीलिए देखिए, मैं जो हमारे साथियों ने जो शहीद हुए उनको प्रणाम करता हूं जी, और उनका जो ये बल है जिन्होंने किया है और रख किया। लेकिन एक बात ये है, इस प्रोजेक्ट के लिए जनता की, कश्मीर की जहां जहां गए लोगों ने इतनी इसको आकांक्षा से देखा कि उनको लगता है कि जिस दिन ये रेल वहां आ जाएगी, कनेक्टिविटी हो जाएगी, उनकी संपन्नता हो जाएगी, उनकी प्रगति होती जाएगी। विजय जी, एक महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका रेलवे में रहा है, ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर रेलवे लाइन के साथ पहुंच जाना विकास की एक कितनी बड़ी लकीर है जो अपने आप को खींची जा रही है, जो इतिहास दर्ज कर रही है अपने आप में, बहुत बड़ी लकीर। और इसके साथ 2-3 चीजें और मैं मेंशन करना चाहूँ। जो आपने प्रेजेंटेशन में बताया, मनाली से लेह तक का जो कि ईस्टर्न फ्लैंक का कनेक्टिविटी है, वो बहुत दूसरी महत्वपूर्ण है। अगर 2 जगह से कनेक्टिविटी होगी तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी। और एक दूसरी चीज है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जिसको कहते हैं आपको सामान ले जाने में कितना खर्च होता है, इसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो जो कश्मीर के प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस हैं, मैन्युफैक्चर हैं, उनको उनके दामों में कमी आएगी, तो उनके लोगों की आय बहुत बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी कश्मीर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी ये रेल लाइन जब ये पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। सर माफी चाहूंगा आपसे, वक्त हमारे पास इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कभी फिर मौका लगेगा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। चैम्प, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो?
मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है, के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। बात इसरो की। इसरो ने आज फिर से अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। इसरो ने LVM-3 रॉकेट के जरिए ब्रिटेन की वेव 1 कंपनी के 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के बाद सभी उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित भी कर दिया गया। दुनिया के व्यावसायिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिहाज से इसरो एक बड़ा लॉन्चिंग पैड बनता जा रहा है, और आज की सफलता उसी कड़ी में एक और बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने भी इस उपलब्धि पर इसरो को बधाई दी है। 5 4 3 2 1 0। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने LVM-3 रॉकेट के जरिए ब्रिटेन स्थित OneWeb समूह कंपनी के 36 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करके रविवार को एक और उपलब्धि हासिल कर ली। इसरो के 43.5 मीटर लंबे रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से रविवार सुबह 9 बजे प्रक्षेपित किया गया। ब्रिटेन की नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत ये OneWeb के लिए दूसरा प्रक्षेपण था। OneWeb ग्रुप कंपनी के लिए पहले 36 उपग्रह 23 अक्टूबर 2022 को प्रक्षेपित किए गए थे। OneWeb अंतरिक्ष से संचालित एक वैश्विक संचार नेटवर्क है जो सरकारों और उद्योगों को संपर्क की सुविधा मुहैया कराता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने LVM-3 M3 OneWeb इंडिया 2 मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए NSIL इसरो और OneWeb को बधाई दी। Congratulations to NSIL and ISRO and OneWeb for the successful launch of LVM-3 M3 OneWeb India 2 mission. As we know today, the first 16 satellites of the series are already placed in the right orbit, and now it has gone in the far south of the Earth, and we will be getting confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the onboard storage data is acquired by our Indian ground stations. Till now, based on the observations, the vehicle has done extremely well. It went up to the right orbit and placed spacecraft at the right orbit, and also with very minimal disturbances to it. So I am very happy today for the consecutive launch success of GSLV Mar-3, that is LVM-3. इसरो प्रमुख ने हर संभव सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। We are getting ready for the next launch campaign soon with the launch of the GSLV Mar-3. But before that, we are also getting ready for the launch of the PSLV, which is currently going on. In April, we will have the launch of again a commercial launch of PSLV.
And we are also commencing the campaign for the GSLV Mark II as well. At this time, let me take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister as well as the government for supporting us in making this launch vehicle making available for commercial launches. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग के साथ जुड़कर गर्व होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया का एक अग्रणी देश बनकर उभरा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसरो टीम ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। LVM-3M3 OneWeb India 2 मिशन का सफल प्रक्षेपण। ये LVM-3 का छठा प्रक्षेपण है। इसे पहले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 के नाम से भी जाना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और मन की बात का अप्रैल 2023 का संस्करण 100 अपने एक तरीके से एपिसोड पूरे कर लेगा। ऐतिहासिक क्षण से पहले सितंबर 2016 के संस्करण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन प्रेरक शब्दों को याद करें, जहां पर आतंकवाद के अपराधियों को कड़ा संदेश दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक आतंकी हमले में हमारे देश के 18 वीर सपूतों को हमने खो दिया। मैं इन सभी बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस कायराना घटना पूरे देश को झकझोरने के लिए काफी थी। देश में शोक भी है, आक्रोश भी है, और ये क्षति सिर्फ उन परिवारों की नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया, भाई खोया, पति खोया। ये क्षति पूरे राष्ट्र की है, और इसलिए मैं देशवासियों को आज इतना ही कहूंगा, और जो मैंने उसी दिन कहा था मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ये किया, बट नो हैंड वॉश। जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में सोमवार से शुरू होगी। 3 दिवसीय इस बैठक में पर्यावरण, मौसम, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। गांधीनगर में इस दूसरी बैठक में पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन समेत भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बैठक में जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन पर भी फोकस किया जाएगा। भारत को अपनी पारंपरिक जल प्रबंधन प्रथाओं के साथ साथ मेगा जल परियोजनाओं को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने के मामले में तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिहाज से भी एक बड़ा और अच्छा अवसर प्रदान करेगी। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हम ब्रेक पे बाद पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खेल से जुड़ी खबरों की बात करते हैं। दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आज खेले गए 50 किलोग्राम भार वर्ग के
फाइनल में निखत ने वियतनाम की मुक्केबाज नुएन थी मान को 5-0 से शिकस्त दी है। विश्व चैंपियनशिप में यह निखत का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। निखत ने 2022 में इस्तांबुल में भी आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्विस ओपन सुपर सीरीज का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग ने चीन के रेन शियांग यू और तैन कियांग की जोड़ी को 21-19, 24-22 से हराया। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय जोड़ी ने स्विस ओपन जीता है। इस खबर के साथ न्यूज नाइट में आज के अंक में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन DT न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।